बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक में माना जा रहा है कि नए आयकर विभाग और जो बिल को जो है आज मंजूरी मिल सकती है। दरअसल मोदी 3.0 के बजट 2025 को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले हफ्ते न्यू टैक्स बिल पेश किया जाएगा। अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। उधर दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केवल आज का ही दिन शेष है, इसके बाद दिल्ली के जनादेश की तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि शनिवार सुबह 8 बजे 8 फरवरी की सुबह से ही चुनावों के नतीजों के लिए मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से मतों की गणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही दिल्ली की मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनावी दस्तावेजों की जांच हो चुकी है। वहीं ईवीएम को आयोग और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र भी बनाए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी के सभी 70 उम्मीदवारों की बैठक होगी। इसमें नतीजों के दिन पार्टी की तैयारियों और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। जानकारी देते हुए उन्होंने यह बताया कि आपके विधायकों और उम्मीदवारों को 15 करोड़ रुपए का लालच दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों पर जो है कॉल आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाएं, उन्हें मंत्री बना देंगे और साथ ही सबको 15-15 करोड़ देंगे। कोशिश करती रही, हम सब जानते हैं। और आज भी गाली गलौज पार्टी जिस तरह की हरकत कर रही है, आपसे भी छिपा नहीं है किस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो अब कल के बाद उनका सारा खत्म हो जाएगा। पर क्या सरकार में आ रहे हैं? सर प्रूफ है कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का? हॉर्स ट्रेडिंग के प्रूफ होंगे, आपको भी देंगे। तो आम आदमी पार्टी के सभी जो उम्मीदवार थे उनकी बैठक हुई है। बैठक में ये सभी उम्मीदवारों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट साफ साफ बता रही है दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 50 से ज़्यादा सीटों पर कन्फर्म जीत हासिल करने जा रही है। करीब 7-8 सीटों पर काफ़ी क्लोज फाइट दिख रही है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सरकार बनाने के लिए अपना मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी। विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा। 1-2 से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात। बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो
बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और परवेश वर्मा जी के ने आपसे को फ़ोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को? हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फ़ायदे के लिए है, आपको फ़ायदा ही होगा। तो मैं कहा फ़ायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फ़ायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फायदे होते हैं? तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूँ इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले में राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 के बाद 5 साल में 32 लाख वोटर जोड़े गए थे, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा चुनाव के बीच जो है 39 लाख वोटर जोड़े गए। 5 महीने में इतने ज़्यादा वोटर कैसे जुड़ गए? हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जितने कुल वोटर हैं उतने महाराष्ट्र में 5 महीने के भीतर ही जुड़ गए। ये वोटर कहां से आए? राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा है कि हम तथ्यों के साथ में लिखित में जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने कहा है पूरे देश में एक समान प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो वहीं राहुल गांधी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो संजय राउत और सुप्रिया सुले के साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, जहां पर जो है साफ तौर पर चुनाव आयोग पर कई सवाल यहां पर उठाए हैं और चुनाव आयोग की तरफ से भी जवाब दिया गया है कि हम इन सभी तथ्यों के आधार पर जो है जवाब देंगे, लिखित में जवाब देंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो पूरे देश में समान प्रक्रिया लागू होती है। स्पेक्यूलेशन कोई कह सकता है कि भैया मशीन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरी बातें कह सकती है, और दूसरा है फैक्ट। मैंने यहां स्पेक्यूलेशन नहीं रखा है, मैंने यहां फैक्ट रखा है। फैक्ट नंबर 1, हिमाचल जितने वोटर्स ऐड हुए हैं, कंस्टिट्युएंसीज में जहां ऐड हुए हैं वहां हमारा वोट एक है, बीजेपी का वोट बड़ा है। ऐड बीजेपी के कंस्टिट्युएंसीज में बीजेपी को जहां बीजेपी जीती है वहां ऐड हुए हैं। और फाइनल फैक्ट, महाराष्ट्र से पॉपुलेशन से ज्यादा इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि वोटर्स है। दीज आर नॉट स्पेक्यूलेशंस, दीज आर फैक्ट्स, एंड दिस इज नॉट आवर डेटा, दिस इज इलेक्शन कमीशन डेटा, दीज आर इलेक्शन कमीशन नंबर्स। अब हम कह रहे हैं कि अनोमली तो फैक्चुअल अनोमली है, और अगर आप चाहेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और कंस्टिट्युएंसीज जहां ये हो रहा है, जहां क्लियरली वोट ऐड हुए, हमारे अलायंस की वही वोट है, एडिशनल वोट से बीजेपी जीत रही है। 90+ स्ट्राइक रेट। व्हाट इज एग्जैक्ट स्ट्राइक रेट? 90% स्ट्राइक रेट। ओके, दीज आर फैक्ट्स। उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का दिल्ली में निधन हो गया है। उन्होंने गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली। जानकारी के लिए बता दें कि कामेश्वर चौपाल ने ही राम मंदिर निर्माण के पहली ईंट जो है रखी थी। आपको बता दें कि संघ ने उन्हें प्रथम कार जो है सेवक जो है दर्ज दिया था, और कामेश्वर चौपाल पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बता दें कि कामेश्वर चौपाल अपनी पढ़ाई लिखाई मधुबनी जिले से की थी। वहीं जो है आपको बता दें कि संघ से जुड़े उसी अध्यापक की मदद से कामेश्वर को कॉलेज में एडमिशन लिया था, और वहीं स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वे संघ के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। इसके बाद उन्हें मधुबनी जिले का जिला प्रचारक बना दिया गया था। राम जन्मभूमि के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। आपको बता दें कि गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जहां पर पिछले कई दिनों से कामेश्वर प्रसाद जो है बीमार चल रहे थे।
तो गंगाराम अस्पताल में अंतिम सांस ली है। कामेश्वर चौपाल का जो निधन है वो गंगाराम अस्पताल में हुआ और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट जो है रखी थी कामेश्वर चौपाल ने। उनका निधन जो है गंगाराम अस्पताल में हुआ है, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से बीमार थे। राम जन्मभूमि के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन हुआ है। गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और साथ ही साथ बता दें कि इन्होंने पहली ईंट जो है राम मंदिर के लिए भी रखी थी। राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी थी और राम जन्मभूमि के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे कामेश्वर चौपाल। उधर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी की शादी 7 फरवरी यानी कि आज होने जा रही है। गौतम अडानी के अपने बेटे की शादी में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए शादी की तैयारियों में देश की अलग अलग जगहों पर स्थानीय कारीगरों, अनोखे डिजाइन और भव्यता की इस शादी में शामिल किया है और शादी में गेस्ट को देने के लिए हाथ के बने खास गिफ्ट आइटम को भी शामिल किया है। और आपको बता दें कि गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की शादी जीत और दिवा आज 7 फेरे लगे। और एक्चुअली हमारी कार्यशैली जो है एक कॉमन पर्सन की तरह है, सामान्य वर्ग की तरह है। और जीत की शादी में यहाँ जीत भी आया था तो वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने ही आया था। और जीत की जो शादी है बहुत ट्रेडिशनल की तरह से, बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल वे पे होने वाली है। क्या सेलिब्रिटीज और जाने माने अधिकारी भी आएंगे वहाँ से? क्या वो सेलिब्रिटीज का महाकुंभ होने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत ट्रेडिशनल वे पे फैमिली के अंदर ही होने वाली है शादी। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां बसंत पंचमी के पुण्य स्नान के बाद प्रयागराज महाकुंभ 2025 में एक बार फिर संस्कृति के भव्य संगम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि महाकुंभ में देश के प्रतिष्ठित कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। केंद्रीय संस्कृति विभाग ने इस आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसमें से 7 से 10 फरवरी तक संगीत, नृत्य और कला की भव्य प्रस्तुतियां होंगी। नमस्कार, मैं हूं शंकर महादेवन। इस महाकुंभ में आपको आर्ट, कल्चर, हेरिटेज का दृश्य मिलेगा और भारत की जो संस्कृति है उसका एक झलक मिलेगा। यहां पर आप लोग सब आइए और महाकुंभ में भाग लीजिए। मैं भी महाकुंभ में परफॉर्म करने जा रहा हूं और इसका एक लाइफ टाइम में एक ही बार ये एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस करने जा रहा हूं। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप लोग भी आइए, महाकुंभ में आके आशीर्वाद लीजिए और इसको अपने जीवन का एक मेमोरी बना लीजिए। उधर केंद्र सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के साथ मिलकर अहम कदम उठाने जा रही है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों, विशेषकर गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का फायदा मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में लाने का काम चल रहा है। इस बारे में एक प्रस्ताव जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद पहले ही साल में देश भर के करीब 1 से 1.25 करोड़ कर्मचारियों को इस पेंशन योजना का फायदा मिलने की उम्मीद है। के साथ कह सकता हूं
कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो भावना थी उसी का आदर करते हुए, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहां लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां इंटरनेशनल सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय टूरिज्म मंत्री गजेंद्र शेखावत और सीएम नायब सैनी ने इस मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 23 फरवरी तक चलेगा और इसमें 42 देशों के 648 कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के मेले में मिस्र और इथियोपिया और सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, म्यांमार जैसे देशों के कलाकार शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता मेले की विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। वहीं इस बार सूरजकुंड मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश की थीम राज्य चुना गया है, जिसमें मेले में इन दोनों राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलेगा। सूरजकुंड और सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहां आकर मुझे पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखने का अवसर देता है। खबर ठाकुरवाड़ा से है, जहां डिप्टी सीएम ने ठाकुरवाड़ा के पास सामुदायिक भवन धन्नाझाट मंदिर में श्री मदन मोहनदास जी महाराज मार्ग नौशेरा बाईपास रोड के निर्माण की आधारशिला रखी और एआरटीओ कैंप कार्यालय नौशेरा का उद्घाटन किया। तो डिप्टी सीएम ने आधारशिला रखी और एआरटीओ कैंप का उद्घाटन भी किया है। ठाकुरवाड़ा से खबर है, जहां पर जो है डिप्टी सीएम ने आधारशिला रखते हुए एआरटीओ कैंप का उद्घाटन किया है। और अब खबर जम्मू से है, जहां शिवसेना ने मोदी सरकार से जम्मू में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थियों को तुरंत निवासित जो है करने की जो कदम की बात कही है। आपको बता दें कि आवश्यक बताया है और इन अवैध शरणार्थियों से संसाधनों पर दबाव और सुरक्षा खतरे बढ़े हैं और बता दें कि अप्रवासन नीतियां लागू करने की अपील की है। से लगभग 2 करोड़ अवैध विदेशी, जिसमें बांग्लादेशियों की तादाद बहुत ज्यादा है, रोहिंग्या हैं, भारत के अंदर पनाह लिए हुए बैठे हैं। हमारी मांग है कि इनको तत्काल प्रभाव से डिपोर्ट किया जाना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। देखिए, आपने देखा है कल भी जो है बांग्लादेश की पूर्व राष्ट्रपति का जब लाइव भाषण चल रहा था, बांग्लादेश के एक जिले में हिंदुओं को जो है एक बार फिर निशाना बनाया गया। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को एक बार फिर जो है वहां पर तोड़फोड़ की गई। वहीं जो है हम सीमा हैदर की बात करें तो 4 बच्चों के साथ जो है हिंदुस्तान की सीमा में नेपाल के रास्ते उसने प्रवेश किया था। आज वो 5 बच्चों की मां बनने वाली है, मगर उसको बाहर जो है देश से बाहर नहीं निकाला जा रहा, यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जा रहा। बीजेपी के तमाम नेता चुनाव के दौरान तो रोहिंग्या को लेकर, बांग्लादेशियों को लेकर बहुत हो हल्ला मचाते हैं, मगर उसके बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के मुद्दे को जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
खबर पुलवामा से है, जहां एक शिकायत निवारण और समीक्षा बैठक का नेतृत्व पुलवामा के उपायुक्त डॉक्टर बशारत कयूम ने किया। और बता दें कि यह हितधारकों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और विकास संबंधी प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। बैठक में नगर परिषद पुलवामा के पूर्व अध्यक्षों और पार्षदों के साथ टाइडर्स और बता दें कि नागरिक समाज समूहों और सामुदायिक मंचों के प्रतिनिधियों, जिनमें स्थानीय औकाफ समिति पुलवामा, नागरिक कल्याण समिति पुलवामा, युवा मंच पुलवामा और स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन पुलवामा शामिल थे। इसके अलावा पुलवामा के कई प्रमुख व्यापारियों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो जिले के विकास में निवेश के लिए हितधारकों के व्यापक आधारित प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। वहीं सत्र को 2 अलग अलग चरणों में संचालित और संरचित किया गया था। आपको बता दें कि पहले चरण में हितधारकों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों और सिफारिशों को सुनने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि दूसरे चरण में संबंधित विभागों की प्रतिक्रियाएं और समाधान शामिल थे। बता दें कि कार्यवाही की शुरुआत उपायुक्त के स्वागत भाषण से हुई और जिन्होंने सहभागी शासन कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिकों के मुद्दों के समय पर निवारण के लिए आवाज उठाई। हमारी म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा है, इसका आज रिव्यू भी था और इसके साथ साथ एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप भी मान सकते हैं उसको, जिसमें हमारे सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो ट्रेड बॉडी है, लोकल औकाफ है, यूथ है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पहले रह चुके हैं, कई एक्स वार्ड मेंबर्स थे, प्रेसिडेंट्स, उसके साथ साथ जनरल पब्लिक भी थी और ग्रीवेंसेस भी थे। जो मेरे साथ मेरी टीम थी, सारे ऑफिसर्स थे, उन ग्रीवेंसेस को भी नोट किया गया और ऑफिसर्स ने टाइमलाइंस उसके कमिट किए कि कब विद इन टाइम बाउंड मैनर उसका रेजोल्यूशन भी होगा। और फ्रूटफुल इसलिए भी थी कि अभी जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं, जो विंटर की वजह से कुछ रुके हुए थे, वो दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं। उनको हमने, क्योंकि अभी वक्त जो इस फाइनेंशियल ईयर का कम बचा है, उनको कंप्लीट करना है टाइमली, और जो नेक्स्ट हमारा आगे जो काम करना है उसमें डिस्कशन हुआ। खबर डोडा से है, जहां सुबह की एक भारत सड़क से नियंत्रण खो दिया। आपको बता दें कि इस दौरान मारुति कार गहरे गड्ढे में गिर गई और इस हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहीं इस घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क पर खतरनाक मोड़ों और संकरी जगहों के कारण इस प्रकार के हादसे आम हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से अपील की है कि डोडा भरत सड़क पर संवेदनशील स्थानों पर क्रैश बैरियर्स स्थापित किए जाएं, ताकि इस प्रकार के हादसों से बचा जा सके। और उधर डोडा जिले के कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की सुगम यात्रा को भी हरी झंडी दिखाई। विश्वकर्मा है वो कैसे सोसाइटी की नींव बनाते हैं। हर जगह हम इंजीनियर्स, ऑफिसर सबको क्रेडिट देते हैं, पर कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक्चुअल में बनाने का जो काम करता है वो विश्वकर्मा करता है। और इस देश को आगे बढ़ने में, इस देश की तरक्की में, और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें विकसित भारत की तरफ जाना है, तो यही विश्वकर्मा है जिन्होंने हमें विकसित भारत। उधर मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गंगेर हामा क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं शुक्रवार को सड़कों पर उतरी और नाला सिंध से रेत और बजरी निकालने पर प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सिंध नाला से रेत बजरी निकालने पर लगी रोक हटाने की मांग की है और कहा कि इलाके के हजारों परिवार इस पर निर्भर हैं। वहीं एक प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, इसीलिए वह यह काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब प्रशासन ने रेत बजरी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि उनके रोजगार का एकमात्र स्रोत है। इसी के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। गंगर हुआ नाल पे यूत अशदूद पुलिस गाड़ी मजूर मजूर तबक
खबर बांदीपोरा जिले से है, जहां रामपोरा सुंबल इलाके में भयंकर आग लगने से 3 इमारतें जलकर राख हो गई हैं। बता दें कि आग ने एक 2 मंजिला आवासीय घर और 3 कमरों वाली लकड़ी की आवासीय संरचना और एक आवासीय रसोई घर को नष्ट कर दिया है। जानकारी के अनुसार घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। उधर डोडा जिले के ऊपरी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे ललद्रमन, गंद्रोह और आसपास के इलाके एक मोटी सफेद चादर से ढक गए हैं। आपको बता दें कि बर्फबारी के कारण इन क्षेत्रों का दृश्य अत्यंत खूबसूरत हो गया है। वहीं देखा जाए तो तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में और अधिक बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ताजा बर्फबारी मौसम में बदलाव का संकेत है और इस दौरान सड़क यातायात और अन्य गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।